नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा। और जैसे कि बच्चे के काफ़ी सारी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी आप एसएसटी की जो वीडियो है वो आप कब से डालोगे। तो मैं बता देता हूँ कि आज से मैंने एसएसटी की वीडियो भी डालनी शुरू कर दी है। बस आप लोग समय से टाइम लगा करके इसको वॉच करते रहें। जितने विकल्प आपके पेपर में एसएसटी के आएंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो भी आपके 20 नंबर के जो विकल्प आएंगे, जो हमने 2-3 बुकों से जो निचोड़ कर करके निकाला है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारी इन सीरीज के अंदर से ही आपको 20 में से 20 विकल्प मिल जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। बस आप लोग ध्यान से इसको देखते रहना, क्योंकि ये एक नहीं 2-3 किताबों से निकाल करके सार लाए गए हैं। और जो क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं उन्हीं को ही हमने सिलेक्शन किया है, क्योंकि पेपर के अंदर से इनके अंदर से ही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हिंदी की हमारी कंप्लीट हो गई, इंग्लिश की चल रही है, 1-2 वीडियो होगी डल जाएंगी, मैथ की चली रही है, एसएसटी की आज से हमने शुरू कर दी है। तो बस आप लोग अच्छे से वॉच करते रहना। 35-40 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे हम, इसमें 4-5 लेसन आ जाएंगे। एक लेसन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने इसमें डाल दिए हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। ठीक है, एसएसटी की तो हमारा जो सबसे पहला ही टॉपिक है, ये चैप्टर मान लीजिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने इसमें लिए हैं। इसके बाहर नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनके अंदर से ही आ जाएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अर्नस्ट रेनन था। तो अर्नस्ट रेनन था कौन था? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ख परसा का वैज्ञानिक था, या फ्रांसीसी दार्शनिक था, या फिर अमेरिका का योद्धा था। तो मैं बता दूं, अर्नस्ट रेनन जो थे वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थी। इसका मतलब यही हमारा विकल्प राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? क्या 1799 में, सॉरी 1889 में, या 1789 में, या 1800 में? तो देखो 1688 में तो हुई थी इंग्लैंड की क्रांति, और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जो कहा था वो हुई थी 1789 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? जो 1804 की नागरिक संहिता है उसे किस और नाम से भी जाना जाता है? तो क्या हिटलर की संहिता, ख परसा की संहिता, या ग बोस्टन की संहिता, या ग नेपोलियन की संहिता? तो देखो नेपोलियन बोनापार्टा था, उसी को ही 1804 की नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमारा घ विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आपको प्रश्न पढ़ना है, आंसर लगाना है, जो सही है उसे देखते रहना। बाद में मैं एक बार को हाथ हटाता रहूंगा बीच में, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इटली का एकीकरण कब हुआ? जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण इटली का, वो कब हुआ था? 1859 से 1870 में, या ख 1849 से 1860 में, या ग 1949 से 1970 में, या 1859 से 1860 में? तो देखो इटली का एकीकरण जो हुआ था वो 1859 से 1870 के मध्य हुआ था। तो हमारा क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, किसने महिलाओं और संपत्ति विहीन को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा? तो ये जो 4 नीचे दिए हैं विकल्प, इनमें से कौन था ऐसा जो महिलाओं को संपत्ति विहीन यानी संपत्ति से अलग रखना और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा था? तो क्या हिटलर ने, क्या फाइडकीकरण ने, या ग नेपोलियन ने, या ग मैटनिक ने? तो देखो हिटलर जो हुए हैं उन्होंने ही महिलाओं को संपत्ति विहीन और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा। तो आपका क्या ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, वियना संधि हुई थी। तो वियना संधि किस सन में हुई थी? कै 1815 में, ख 1825 में, ग 1915 में, या घ 1895 में? तो मैं आपको बता दूं, जो वियना की जो संधि हुई थी वो 1915 में हुई थी, और यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, यूसेफ मोस्तिसिनी कहाँ का क्रांतिकारी था? ठीक है, तो ये परसा का क्रांतिकारी था, या ख जर्मन का क्रांतिकारी था, या ग इटली का था, या ग बोस्टन का था? तो मैं आप लोगों को बता दूं ये इटली का क्रांतिकारी था। हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा, यूसेपी मोत्सिनी। ठीक है, ये इटली का क्रांतिकारी था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे प्रश्न नंबर 8, जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जैसे पीछे हमने देखा कि इटली का कब हुआ, तो 1859 से 1870 के आसपास, लेकिन जर्मनी का कब हुआ? 1871 में, या ख 1971 में, या ग 1781 में,
या गए 1861 में। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ठीक उसके एक साल बाद, यानी कि इटली के एकीकरण के ठीक एक साल बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी कि 1871 में। ठीक है, तो ये जो यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ यूरोप में, उसमें से जो विकल्प आपके बनते थे वो सब हमने आपके करा दिए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलते हैं हम अगले चैप्टर पर, और अगले हमारा पेज ये रहा। और आगे जो हमारा इसका जो सेकंड चैप्टर था आपका, आपके सिस्टम में, वो था हमारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। पहले तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अब भारत में राष्ट्रवाद के उदय की बात कर रहे हैं। इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही हमने अपनी जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसके अंदर डाले हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में गलत कथन है। तो ये 4 कथन दिए, इनमें से गलत कथन कौन सा है? इसमें नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति पैदा हो गई, बिल्कुल नहीं, और उजड़ गए थे लोग। सीमा शुल्क बढ़ा और आयकर शुरू कर दिया गया। जी नहीं, सीमा शुल्क तो बढ़ा था लेकिन आयकर शुरू नहीं किया गया था। रक्षा व्ययों में भारी कटौती की गई। या वस्तुओं की कीमत 1913 से 18 में दुगनी हो गई थी। जी नहीं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है, जो राइट ऑप्शन है हमारा, वो है रक्षा के व्ययों में भारी कटौती की। जितने भी रक्षा के व्यय थे, जो रक्षा के खर्च थे, उनमें बहुत ज़्यादा कटौती की गई, और यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे तो कौन से सन में आए थे? 1915 में, या 1912 में, या 1910 में, या 1920 में? तो मैं बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका से वो लोग महात्मा गांधी जी जो थे हमारे, वो 1915 में अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने नेशनल मंडेला जी के साथ में, मतलब वहाँ श्वेत और अश्वेत का भेदभाव जो चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा लड़ा, और उसके बाद में वो फिर वहाँ के लोगों में आपस में मिलतवारा की भावना उत्पन्न करने के बाद में फिर भारत में आ गए थे। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तारीख में यह हुआ था। पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पर प्रकाश डाल देता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, और जो अंग्रेजों के मुख्य अफसर थे जनरल डायर, उन्होंने वहाँ पर जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर हजारों की संख्या में भारतीय लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। उनके चारों तरफ जो अंग्रेज सैनिक थे, उन्होंने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें हजारों लोग मर गए थे और हजारों की संख्या में घायल हो गए थे। तो देखते हैं कि वो किस सन की घटना है, कौन सी तारीख की है। 5 अप्रैल 1919 में? जी नहीं। 10 अप्रैल 1919 में? जी नहीं। 20 अप्रैल 1919 में? जी नहीं। 13 अप्रैल 1919 में? जी हाँ, बिल्कुल राइट, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 की घटना को हम कभी नहीं भूल सकते। जब बच्चों आप बड़े हो जाओगे तो कभी अमृतसर जाना, वहाँ पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वहाँ पे उसके अंदर पार्क के अंदर एक कुआं भी है, उसमें देखना आप, तो उस पर जाली लग गई है। जब हम पिछली बार गए थे, जब देखा हमने, तो बहुत सारे जो लोग थे, जो भारतीय जो लोग थे, वो सब, कुछ लोग गोली लगने के बाद भी उसमें गिर गिर करके उन लोगों की शहादत हो गई थी। तो बहुत ही दुखदायी घटना थी, तो याद रखना इसको। इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने डिटेल से बता भी दिया। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मोहर लगाई गई? जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो 1920 में जो चला था ये, तो कहाँ का एक अधिवेशन हुआ था जहाँ पे ये मोहर लगी थी कि असहयोग आंदोलन को चलाया जाएगा? क्या लाहौर में, या नागपुर में, या इलाहाबाद में, या पंजाब में? तो देखो, जो ये 1920 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन था असहयोग आंदोलन पर मोहर लगाने वाला, ये नागपुर की बात है। तो नागपुर से ही ये अधिवेशन नागपुर के अंदर ही हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। अवध में किसानों का नेतृत्व किया। जो उस समय के जो किसान थे, उनका नेतृत्व, अवध मतलब आज का लखनऊ मान लीजिए आप, इसके आसपास का जो एरिया था वो अवध माना जाता था, अवधपुरी भी उसे कहा जाता है। तो इसमें अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? क्या सन्यासी राम कुमार ने, या सन्यासी राजकुमार ने, या सन्यासी रामचंद्र ने, या ताता टोपे ने? तो देखो, जो अवध के किसानों का जो नेतृत्व किया था उस क्रांति में, वो किया था हमारे सन्यासी रामचंद्र ने। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 6, राजू को फांसी दी गई। तो राजू जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी कब दी गई थी? कै 1924 में, खे 1920 में, या गै 1928 में, या गै 1930 में। तो देखो जो राजू को जो फांसी दी गई थी वो सन 1924 में दी गई थी। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया? एक नारा भी चला था कि साइमन कमीशन या साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो ये किस सन में आया था? देखते हैं ऑप्शन में। कै प्रश्न 1925 में, या खे 1920 में, या गै 1924 में, या गै 1928 में। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 1928 में। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके एक दो क्वेश्चन और बच गए हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, देख लेते हैं इन प्रश्नों को भी। गांधी जी दांडी कब पहुंचे, या दांडी जो पहुंचे थे वो कब पहुंचे थे? ठीक है, तो 1930 तो सभी को याद होगा कि दांडी मार्च कब निकाली गई थी? 1930 में। और ये भी याद होगा कि मार्च के महीने में, तो सीधी सी बात है कि मार्च में ही हो जाएगा। ठीक है, या अप्रैल में। मार्च में शुरू हुई थी लेकिन अप्रैल तक निकाली गई थी। देखते हैं, तो दांडी जब पहुंचे, शुरू मार्च में हो गई थी लेकिन जब दांडी में पहुंचे थे तो लगभग 1 महीने के करीब लग गया था। इसका मतलब अप्रैल में पहुंचे होंगे मार्च से लेके। सन वही था 1930। तो देखते हैं 11 मार्च 1930, जी नहीं, 3 अप्रैल 1930, या 6 अप्रैल 1930, या 22 मार्च 1930। तो देखो गांधी जी दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों टॉपिक में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बीच बीच में आप लोग, जब मैं हाथ हटा लेता हूँ तो आप बता देना का स्क्रीनशॉट भी इसका लिया करो, या फिर आप वीडियो 2 बार भी देख सकते हो। चलते हैं अगले चैप्टर पर और अगले ही पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा 3rd, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। तो जो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। बाद में आप इसे जूम कर करके भी देख सकते हो। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, हम बिल्कुल वही पढ़ाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है हिंद गुरुजी पॉइंट। क्योंकि हम सीधी पॉइंट की बात करते हैं, आपको बिल्कुल भटकाएंगे नहीं, आपका टाइम खराब करेंगे। क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है, बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ दीजिए और अपना एग्जाम अच्छे से दे करके आइए। माफ कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, सिल्क मार्ग का नाम पड़ा। जो सिल्क मार्ग था उसका नाम किस नाम से पड़ा? देखते हैं। कै मार्ग में सिल्क मिलने के कारण पड़ा था, या खे मार्ग में सिल्क कारखाने मिलने के कारण पड़ा था, या गै मार्ग में चीनी सिल्क भेजे जाने के कारण पड़ा था, या ये सभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो चीन से जो सिल्क आता था, सिल्क मतलब ठीक है एक तरह से रेशम की तरह, रेशम ही होता है, चिकना जो कपड़ा होता है। तो जो चीनी जो सिल्क आता था, चीन से जो सिल्क आता था भेजे जाने के कारण, उस मार्ग का नाम जो है वो सिल्क मार्ग पड़ गया था। तो हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमारा राइट ऑप्शन इसका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, 18वीं शताब्दी में धनी देशों की श्रेणी में आते थे। जो सन 1800 से लेकर 1900 के बीच में, नहीं 18वीं शताब्दी में जो अमीर देशों के नाम आते थे। अब तो हमारा देश भी अमीर की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन उस टाइम आता था। तो चीन आता था अमीर देशों के नाम में, या भारत आता था, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो 18वीं शताब्दी में चीन भी अमीर था और भारत भी अमीर था। इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर है हमारा गै, यानी कि चीन और भारत, ये दोनों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, 19वीं शताब्दी के कितने अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे? जो 19वीं शताब्दी थी, बहुत सारे अमेरिकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाकर के बस गए थे, क्योंकि वहाँ अमेरिका में श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले का भेदभाव बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था। चलते हैं, देखते हैं कितने लोग चले गए थे। कै 5 करोड़, खे 8 करोड़, गै 3 करोड़, या गै 4 करोड़। तो देखो लगभग 5 करोड़ अमेरिकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा करके बस गए थे। और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कै। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4, 1820 से 1914 तक विश्व व्यापार 25 गुने से बढ़कर हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पिछली बार कितनी बार पूछा जा चुका है। तो यानी कि सन 1820 से लेकर सन 1914 तक जो विश्व का यानी पूरी दुनिया का जो व्यापार था वो 25 गुना से बढ़कर कितना हो गया था? तो 30 गुना हो गया था, या 40 गुना हो गया था, या 35 गुना हो गया था, या 50 गुना हो गया था।
तो देखो 25 गुना से बढ़ करके वो 35 गुना हो गया था, नहीं 10% की इसमें वृद्धि हुई थी, तो 35 गुना व्यापार जो है वो बढ़ गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, अमेरिकी उपनिवेशिक शक्ति कब बना? जो अमेरिका जो है आज की डेट में वो उपनिवेशिक शक्ति कब बना? तो क्या ऑप्शन में 1980 के दशक में, या ख 1890 के दशक में, या ग 1960 के दशक में, या ग 1880 के दशक में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो अमेरिका जो उपनिवेशिक शक्ति बना था वो सन 1960 के दशक में बना था, यानी 1960 से लेकर के इसकी एक तरह से चरम पर ये पहुंच गया। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 1960 के दशक में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, मवेशियों में फ्लैग की तरह फैलने वाला रोग क्या था? ठीक है, मवेशी का मतलब होगा जो हमारे पशु होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, जिनको हम पालते हैं, जिनसे हमें दूध मिलता है, भेड़ से ऊन भी मिलती है, तो वही हमारे मवेशी होते हैं। उनमें एक बीमारी आई थी मवेशी में फ्लैग की तरह फैलने वाली, यानी जैसे फ्लैग फैलता है वैसे एक बीमारी आई थी। तो वो बीमारी कौन सी थी उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे सन 2019 में भी कौन सी आई थी? कोविड-19, कोरोना वायरस, पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाला। ठीक है, तो चलते हैं अगला जो इसका विकल्प है देखते हैं। कै चेचक, या ख पीला ज्वर, या ग निमोनिया, या ग रेनडियर पेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि मवेशियों में फ्लैग की तरह फैलने वाली बीमारी थी रेनडियर पेस्ट। तो हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाली वो बीमारी थी। अच्छे से देख लेना थोड़ा जूम करके, क्योंकि अलग अलग पेन से लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कहीं हल्का कलर हो जाता है, कहीं तेज हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, भारत के अनुबंधित श्रमिक कहलाए, जो भारत के अनुबंधित श्रमिक थे उन्हें क्या कहा जाता था? कै बंधुआ श्रमिक, ख दास श्रमिक, या ग परतांत्रिक श्रमिक, या ग गिरमिटिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो अनुबंधित थे, अनुबंधित किया जाता है। जैसे आज भी हमारे देश के लोग, इंडिया के जो सऊदी अरब वगैरह में जाते हैं तो वो 3 साल के लिए अनुबंधित होते हैं। 3 साल तक वहाँ उसको रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कभी भी आ जा सकता है। अगर 3 साल से पहले आएगा तो फिर दोबारा से वहाँ की उसे जो है वीज़ा नहीं मिलता। तो इसी तरीके से इसके बारे में पूछ रहा है कि भारत में अनुबंधित जो श्रमिक कहलाए उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अनुबंधित श्रमिक को कहा जाता है गिरमिटिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ग सही हो जाएगा, जो अनुबंध करके रखे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं इसमें कुछ और प्रश्न तो नहीं बचे बैक की तरफ। जी नहीं, बस भूमंडलीकृत विश्व का बनना, बस इसमें से यही क्वेश्चन आपके बनने थे और यही हमने इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे वही डाल दिए। चलते हैं अगला जो चैप्टर है हमारा, और अगला पेज रखते हैं हम। अगला जो चैप्टर है हमारा औद्योगिकरण का युग। ठीक है, अब औद्योगिकरण का युग का मतलब होगा जिसमें उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा फले फूले, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी, बहुत सारे नए नए कारखाने खुले, उनमें बहुत सारे श्रमिक मजदूरों की जरूरत पड़ी। तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि वो एक कौन सा दौर आया था, उससे जो क्वेश्चन निकल के आते हैं औद्योगिकरण के युग का, वो सब क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। नंबर 1, निम्न में अधीन पूर्व और अतीत का प्रतीक था और मैकेनिक। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? उत्तर और आधुनिकता का, ख दक्षिण और पतन का, ग पश्चिम माफ कीजिएगा, चलते आगे, पश्चिम और आधुनिकता का, या घ पूरब और पतन का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका पश्चिम और आधुनिकता का, यानी पश्चिम जो पश्चिमी देश पड़ते हैं यूरोप वगैरह के, और आधुनिकता का यानी कि सबसे ज्यादा औद्योगिकरण वहीं से शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 2, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी ऊन खरीदते थे। अब जो इंग्लैंड के जो कपड़ा व्यवसायी थे वे ऊन कहाँ से खरीदते थे जिससे कपड़ा बनाया जाता था? तो स्टेपलर से, या कॉर्डिंग से, या गए पुलजर से, या इन सभी से। तो जो इंग्लैंड के व्यवसायी थे वे स्टेपलर से जो है ऊन खरीदते थे। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो सबसे पहले कारखाने लगे थे वो कहाँ पे लगे थे या कहाँ खोले गए थे, कौन से सन में खोले गए थे? सन की बात करें, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले तो 1720 के दशक में, या 1730 के दशक में, या 1740 के दशक में, या 1750 के दशक में। तो देखो इंग्लैंड में जो सबसे पहले कारखाने खुले थे वो सन 1730 के दशक में, यानी 1730 से शुरुआत हुई थी सबसे पहले कारखाने खुलने के इंग्लैंड के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4,
उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार हुआ, जो उपनिवेश थे उनमें रेलवे का विस्तार हुआ, तो 1840 के दशक में या 1870 के दशक में या 1850 के दशक में या 1860 के दशक में। तो देखो उपनिवेश में रेलवे का जो विस्तार हुआ था वो 1860 के दशक में हुआ था, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और भारत में जो रेल चली थी सबसे पहले वो कहाँ चली थी? 1853 में बम्बई से ठाणे तक चलाई गई थी सबसे पहले महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 1860 के आसपास में ही जो ये उपनिवेशक हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड के कितने इंजन थे? तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जा चुका, कितनी ही बार पूछा जा सका। जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट कहूँ उसे ये समझ जाना कि ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो 19वीं सदी में है शुरुआत में ही इंग्लैंड में कितने इंजन थे? तो टोटल इंजनों की संख्या थी, मैं आप लोगों को बता दूं कि 321 थी, ठीक है। 331 सॉरी 231 या 123 या 132। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में केवल 321 ही इंजन थे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1830 के दशक में आई मंदी में बेरोजगारों की संख्या 35% पहुंच गई थी, ठीक है। तो 35% से कहाँ पहुंच गई थी? बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो क्या 40% या क्या 50% या गए 75% या गए 85%? तो ये बेरोजगारी 35% से बढ़ करके 75% तक पहुंच गई थी। यही हमारा राइट ऑप्शन है 1830 के दशक के बाद आई मंदी से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, 1740 के दशक में सूरत बंदरगाह का व्यापार कुल रह गया था। 1740 के दशक में जो कुल बंदरगाह का व्यापार था वो कितना रह गया था? क्या 25 लाख रुपए या ख 30 लाख या गए 35 लाख या गए 45 लाख? तो मैं आपको बता दूं केवल 30 लाख रुपए रह गया था सूरत बंदरगाह का कुल व्यापार। यही हमारा राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली कपड़ा मिल लगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली कहाँ लगी थी, ठीक है। जगह का नाम भी बताऊंगा और सन भी बताऊंगा। तो क्या कलकत्ता में 1862 में या क्या बम्बई में 1830 में या गया मद्रास में 1854 में या गया बम्बई में 1854 में? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अंग्रेजों ने सबसे पहली जो रेलगाड़ी चलाई थी वो 1853 में बम्बई से ठाणे तक चलाई थी, और उसके ठीक एक साल के बाद यानी 1854 में बम्बई में ही 1854 में बम्बई में ही भारत की पहली कपड़ा मिल लगी थी। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं एक और चैप्टर पे। बस अब आप लोगों के पास समय नहीं है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहना। बस एक तरह से समझ लेना कि ये वीडियो हमारी छोटी छोटी मैराथन हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी मैराथन तो होती है कि मैराथन क्लास में सारी कुछ खत्म कर दें, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएंगी, बच्चे बोर हो जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि 4-5 छोटी छोटी सी मैराथन बना दें, 4-4 5-5 लेसन की, और ये क्वेश्चन सब कुछ इसमें ही खत्म हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। देखो ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, आपकी बुक में जो आपका 5वां चैप्टर है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। तो इसका जो इसके क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट बनते हैं वो सब हमने उससे निकाल के आपको देखें कौन कौन से इंपोर्टेंट बनते हैं। जैसे चीनी बौद्ध प्रचारक छपाई की तकनीकी लेकर जापान आए, ठीक है। तो जापान में जो चीनी बौद्ध लोग थे वो प्रचारक कर रहे थे कहीं का छपाई खाने का, ठीक है, जो छपाई होती थी उसी तकनीकों को जापान, ठीक है, लेकर जापान में आए। तो कौन से सन में आए थे? 760 से 770 के आसपास, या 768 से 778 के आसपास, या 768 से 770 के आसपास, या 778 से 788 के आसपास। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 768 से 770 के आसपास जो चीन के बौद्ध प्रचारक थे वो छपाई की तकनीकी लेकर के जापान में आए थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पुस्तकों की नकल करने वाले कहलाते हैं। जो पुस्तकों की नकल करने वाले हैं उन्हें क्या कहलावे? ठीक है, आप पेपर में नकल मत करना, अच्छे से याद करके जाना। तो क्या कातिब कहलावे, या ख लातिब कहलावे, या ग साकिब कहलावे, या घ वाकिब कहलावे, ठीक है। तो देखो जो एक किताब से दूसरी किताबों की नकल, ठीक है, जैसे हमने भी एक किताबों से क्या करा, किताबों से क्वेश्चन छांट छांट करके इनकी नकल करी, अपने पेज पे उतारे, उतारने के बाद में आप लोगों को इसी समझा रहे। तो उस समय उसे कहा जाता था कातिब। क्या कहा जाता था?
कातिब, यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी। ठीक है, वो थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, गुटेनबर्ग का छापाखाना यंत्र तैयार हुआ। तो गुटेनबर्ग में जो छापाखाना लगा था वो कौन से सन में तैयार हुआ था? क्या 1440 में, या क्या 1450 में, या गए 1448 में, या गए 1458 में? तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग का जो छापाखाना जो तैयार हुआ था वो 1448 ईस्वी में हुआ था। यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की। जो रोमन के कैथोलिक चर्च थे उनकी जो कुरीतियाँ थी, उनके गलत तरीके थे, उनकी गलत नीतियाँ थी, उनका जो आलोचना की, यानी उन्हें जो गलत बताया है, उनकी जो नीतियाँ थी उनके बारे में बताया गया कि ये गलत है, इस तरीके से इन लोगों पे नहीं लादी जानी चाहिए। तो किसने बनाया था? क्या गुटेनबर्ग ने, या क्या मार्को पोलो ने, या गै मोनेलियो ने, या गै मार्टिन लूथर ने? तो मैं बता दूं, ये जो रोमन के एक महान दार्शनिक हुए हैं मार्टिन लूथर, उन्होंने ही बताया था कि यहाँ की जो चर्च के जो पादरी हैं वो कुछ रीतियाँ लोगों के लिए गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्टिन लूथर। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5, इक्विजिशन थी। जो इक्विजिशन थी, इनक्विजिशन क्या थी? क्या आम अदालत थी, या क्या धर्म अदालत थी, या क्या अपराध अदालत थी, या क्या एक पाठशाला थी? तो मैं बता दूं, जो इनक्विजिशन थी वो एक धर्म अदालत थी, यानी इसमें धर्म के मुकदमे या धर्म के बारे में सही और गलत का निर्णय दिया जाता था। यही हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, चैप बुक कहते थे। देखो, एक चैप बुक थी, उसे क्या कहते थे? तो जो चैप बुक थी वो एक बड़े आकार की पुस्तक को कहते थे, या ख पॉकेट बुक के आकार की पुस्तक को, या ग चमड़े की पुस्तक को, या ग इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, चैप बुक का मतलब होता था जो पॉकेट के अंदर आ जाती थी जो बुक, यानी कि जेब के अंदर जो बुक आ जाती थी, यानी पॉकेट बुक के आकार की, यानी पॉकेट के आकार की एक बुक। आप कभी जाना बुक सेलर के यहाँ से बोल देना कि सर जी एक पॉकेट डिक्शनरी दे दो, ठीक है, यानी कि तो एक छोटी डिक्शनरी निकाल के आपको देगा पॉकेट टाइप की, जो जेब में आ सकती है, आपकी पॉकेट में आ सकती है। तो पॉकेट के आकार की जो पुस्तक थी उसी को ही बोलते थे चैप बुक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ख, पॉकेट बुक के आकार की पुस्तक को, यानी कि जो जेब के आकार की जो बुक होती है उसी को बोलते थे चैप बुक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रेस बनने लगे थे। ठीक है, तो जब धीरे धीरे आते आते 18वीं शताब्दी का लास्ट आया, यानी 18वीं सदी का लास्ट तक आते आते तो क्या हुआ था, जो प्रेस थे, छापे खाने जो थे वो धातु के बनने लगे, या लकड़ी के, या कपड़े के, या चमड़े के। तो शुरू में कपड़े के थे, फिर लकड़ी के, चमड़े के, तो सबसे लास्ट में आते आते 18वीं सदी के लास्ट तक छापे खाने जो है वो धातु के, यानी कि ये लोहा, टीन, ठीक है, इन सब के बनने लग गए थे। ठीक है, तो और ये आपके 5 चैप्टर हो गए हैं ख़त्म। और 5 चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके विकल्प में बनते थे वो सब हमने परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है सब डाल दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे वो आपको आ जाएंगे। और 4 या 5 वीडियो में आपका सामाजिक विज्ञान यानी SST का जितना भी आपका 20 नंबर का विकल्प जो आपका आएगा पेपर में वो सब इसी के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को वॉच करते रहना, ध्यान से देखते रहना। तो बस लास्ट में इतना ही कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, लास्ट में जो घंटी वाला बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हमारी डलती रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, जिससे कि आप समय से उनको तैयारी करते रहें। और बस अब तो इतना ही कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें, आपके घर वाले भी खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद।